नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। रोबोट वाली सर्जरी, मतलब रोबोट सहायता प्राप्त सर्जरी। जी। और इसमें हमारी जानी पहचानी प्रोग्रामिंग भाषा पाइथन, उसका क्या रोल है। हमारे पास डॉक्टर चिन्मय पाल का एक लेख है जो इसी पर रोशनी डालता है। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि ये समझें कि ये रोबोट सर्जरी आखिर है क्या, कैसे काम करती है, पाइथन इसमें कहाँ फिट होता है, कौन से टूल्स यूज होते हैं और हेल्थ केयर पर इसका असर क्या है, मतलब सीधी सरल भाषा में। सही। और सोचिए ये कितना कमाल है कि सर्जरी के टाइम रोबोट सर्जन के हाथ का हल्का सा कंपन भी रोक सकता है। बिल्कुल। बहुत सटीक काम। जी हाँ, बिल्कुल। यहीं से शुरू करते हैं। ये रोबोट सहायता प्राप्त सर्जरी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये तकनीक असल में ना, जो हमारे सर्जन हैं उनकी काबिलियत को और निखारने का जरिया है। ये कोई सर्जन को रिप्लेस नहीं कर रही है। अच्छा, सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था। उसमें कैमरे सर्जन को अंदर का 3D व्यू देते हैं। क्या वो नॉर्मल देखने से भी बेहतर होता है? हाँ, बिल्कुल सही। हाई डेफिनेशन 3D कैमरेज होते हैं, तो सर्जन को ऑपरेशन वाली जगह की ऐसी साफ गहरी तस्वीर दिखती है जो शायद सीधी आंख से भी ना दिखे। अच्छा। और साथ में सेंसर्स भी होते हैं। वो लगातार जरूरी जानकारी, जैसे कितना दबाव पड़ रहा है या कोई नाजुक हिस्सा कितना पास है, ये सब बताते रहते हैं। जैसे वो डाविंची सिस्टम है। हाँ, डाविंची सिस्टम या MAKO रोबोटिक आर्म, ये सब इसी तरह के उदाहरण हैं। ये सिस्टम सर्जन की आंखें और एकदम स्थिर हाथ बन जाते हैं, ऐसा समझ लीजिए। समझ गए। तो ये तो हुई रोबोट की बात। लेकिन अब आते हैं पाइथन पर। ये प्रोग्रामिंग भाषा इन हाईटेक मशीनों में कहाँ फिट होती है? देखिए, पाइथन का रोल बहुत अहम है इन स्मार्ट सर्जिकल सिस्टम्स को प्रोग्राम करने, उन्हें कंट्रोल करने और टाइम के साथ बेहतर बनाने में। कैसे? मतलब कंट्रोल कैसे? हाँ, तो सबसे पहले रियल टाइम कंट्रोल। सोचिए, पाइथन ROS के साथ मिलकर काम करता है। ROS यानी रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम। रोबोट का ऑपरेटिंग सिस्टम? ओके। जी। तो पाइथन और ROS मिलकर रोबोट की बांह कैसे हिलेगी, कितनी सटीक जगह पर रुकेगी, उसकी हर मूवमेंट का हिसाब, जिसे हम काइनेमेटिक्स कहते हैं, और सेंसर से जो जानकारी आ रही है उस सब को संभालता है। मतलब रोबोट को बताता है कि क्या करना है, कब करना है। बिल्कुल। और आपने फीडबैक की बात की थी ना, हाँ। वो और भी दिलचस्प है। सेंसर से जो डेटा आता है, दबाव का या कैमरे से मिली तस्वीर का, उसके आधार पर पाइथन टेंसरफ्लो जैसी AI लाइब्रेरी इस्तेमाल करके अंदाजा लगा सकता है। अंदाजा? कैसा अंदाजा? जैसे कि रोबोट का टूल किस तरह की टिश्यू को छू रहा है या उस पर कितना जोर लगाना सेफ रहेगा। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक तरह की भविष्यवाणी है, रियल टाइम में। अरे वाह! मतलब रोबोट फील करने की कोशिश कर रहा है डेटा से। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं, और सटीकता का विश्लेषण भी। हाँ, वो भी था लेख में। जी। पाइथन AI मॉडल का इस्तेमाल करके सर्जन के हरकतों को या रोबोट के रास्ते को एनालाइज करता है। ये गलतियां पहचान सकता है। अच्छा। हाँ, और ये भी देख सकता है कि सर्जन कितना सीख रहा है, कैसे बेहतर हो रहा है। तो हाँ। ट्रेनिंग एकदम पर्सनल हो जाती है। हर सर्जन का अपना डिजिटल मेंटर, समझ लीजिए। कमाल है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, पाइथन के कौन से मुख्य टूल्स हैं जो यहाँ सबसे ज्यादा काम आते हैं? मोटे तौर पर 3 कह सकते हैं। पहला तो ROS और पाइथन का मेल, जिसे रॉस्पी कहते हैं। ये रोबोट कंट्रोल, सेंसर इंटीग्रेशन और रियल टाइम मैसेजिंग के लिए है। ठीक है। दूसरा है टेंसरफ्लो। ये AI और डीप लर्निंग के लिए है। रियल टाइम डेटा से सीखना, भविष्यवाणी करना और यहाँ तक कि इशारों या आवाज से कंट्रोल करना भी। और तीसरा? तीसरा है ओपनसीली। ये कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी है, सर्जरी के दौरान देखने की क्षमता बढ़ाने के लिए, जैसे ट्यूमर या नसें पहचानना, 3D इमेज बनाना। या वो ऑगमेंटेड रियलिटी वाली गाइडेंस? हाँ, बिल्कुल। स्क्रीन पर सर्जन को गाइड करने के लिए वर्चुअल निशान दिखाना, ये सब OpenCV से संभव होता है। कोई एक उदाहरण दे सकते हैं इसका? जैसे लेख में उपकरण ट्रैक करने की बात थी। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए सर्जरी चल रही है, पाइथन ROS से कैमरे का लाइव वीडियो ले रहा है। ओके। फिर OpenCV और टेंसरफ्लो मिलकर उस वीडियो में जो सर्जिकल टूल है उसकी नोक को पहचानते हैं और लगातार ट्रैक करते हैं। और अगर वो नोक किसी ऐसी जगह जाती है जहां नहीं जाना चाहिए, मान लीजिए किसी नस के बहुत पास, तो सिस्टम फौरन सर्जन को अलर्ट दे सकता है। ये तो बहुत उपयोगी है। तो असल दुनिया में फायदे क्या दिख रहे हैं इसके, मरीजों और डॉक्टरों के लिए? फायदे तो कई हैं। जैसा मैंने कहा, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है तो परेशानियां कम होती हैं, मरीज जल्दी ठीक होते हैं, घर जल्दी जाते हैं। और दूर बैठे एक्सपर्ट भी मदद कर सकते हैं। रोबोट कभी थकता नहीं, तो लंबे ऑपरेशन में भी परफॉर्मेंस एक जैसी रहती है और ट्रेनिंग बेहतर हो रही है।
वो तो है ही। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ मुश्किलें भी होंगी। चुनौतियाँ। हाँ, चुनौतियां भी हैं, बिल्कुल है। एक तो है लेटेंसी, मतलब कमांड देने और रोबोट के हिलने के बीच का हल्का सा समय का फर्क। ये मिली सेकेंड्स में होता है, पर बहुत जरूरी है कि ये कम से कम हो। हाँ, जाहिर है। फिर इन सिस्टम्स के लिए सरकारी मंजूरी लेना, जैसे FDA अप्रूवल, ये बहुत लंबा और मुश्किल प्रोसेस है। AI को सिखाने के लिए लेबल किया हुआ ढेर सारा सर्जिकल डेटा चाहिए, जिसकी अभी कमी है। अच्छा, और सेंसर भी वो हमेशा 100% परफेक्ट नहीं होते। उनमें थोड़ा शोर या गड़बड़ी आ सकती है। तो आगे क्या? भविष्य में क्या उम्मीद करें इस फील्ड में? भविष्य तो बहुत रोमांचक लगता है। हो सकता है कुछ छोटे मोटे काम जैसे टांके लगाना या खून रोकना वो रोबोट खुद ही मतलब ऑटोमेटिकली करने लगे। सच में? हाँ, शायद। और AI सर्जिकल असिस्टेंट बन सकता है जो ऑपरेशन के दौरान रियल टाइम में सलाह दे। क्लाउड से जुड़े रोबोट होंगे तो डेटा शेयरिंग और दूर बैठे एक्सपर्ट्स की मदद और बढ़ेगी। और आवाज से कंट्रोल? हाँ, वॉइस कंट्रोल, ताकि सर्जन बिना हाथ हटाए बोलकर ही रोबोट को निर्देश दे सके। ये सब मुमकिन लग रहा है। तो डॉक्टर पाल के लेख और हमारी इस बातचीत से ये साफ है कि रोबोट सहायता प्राप्त सर्जरी अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रही, ये हकीकत है और तेजी से बढ़ रही है। जी। और इसमें पाइथन एक बहुत बहुत जरूरी कड़ी है, जो मैकेनिकल प्रिसिजन, इंसान के अनुभव और AI की समझ को एक साथ ला रहा है। बिल्कुल। और ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि ये सिस्टम कैसे धीरे धीरे देखना, महसूस करना और शायद एक तरह से सोचना भी सीख रहे हैं। उम्मीद यही है कि इससे सर्जरी और सुरक्षित और कामयाब होगी। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, भविष्य में सर्जरी कितनी ऑटोमेटिक हो सकती है? क्या कभी ऐसा टाइम आएगा जब कुछ रूटीन ऑपरेशन पूरी तरह से रोबोट ही करेंगे, बिना किसी इंसानी मदद के? सोचने वाली बात है।